थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है हेट द सिन लव द सिनर। महात्मा गांधी जी की फेमस कोटेशन है ये। सिन का मतलब होता है पाप और सिनर का मतलब पाप करने वाला। किस पाप से घृणा करो, लेकिन जो पाप करने वाला है आदमी उससे प्यार करो, उसे बदलने की कोशिश करो ताकि वो आगे पाप ना करे, कोई ऐसा गलत काम ना करे। डेट है आज 13 अगस्त 2021 और ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना डेमोक्रेसी समिट। समिट का मतलब कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग होगी डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे। कहाँ पे? यूएस में। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन इसको होस्ट करेंगे। 9 से 10 दिसंबर, इस साल के 9 से 10 दिसंबर के बीच में ये मीटिंग होगी वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब है इंटरनेट पे होगी ये मीटिंग। इस मीटिंग में 3 क्राइटेरिया हैं, 3 थीम्स हैं जिन पर डिस्कस किया जाएगा। पहली होगी डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। डिफेंडिंग का मतलब है रक्षा करना, अगेंस्ट विरुद्ध। अथॉरिटेरियनिज्म ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एक ही लीडर होता है जिसके पास सारी पावर होती है और पर्सन के पास कोई फ्रीडम नहीं होती। मतलब एक तरह से सब्जेक्ट होते हैं, गुलाम होते हैं, एक तरह से उसको मानना ही पड़ता है, स्लेव की तरह लोग रहते हैं, उनके पास कोई आज़ादी नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले सकते हो किंग। जैसे किंग हैं सऊदी अरबिया के या कोई और कंट्री है यहाँ मिडल ईस्ट में और या वेस्टर्न एशिया में, अफ्रीका में भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है। जैसे आज़ादी से पहले अगर देखें मुगल काल, ये मुगल काल था, वो भी कैसा सिस्टम था? अथॉरिटेरियनिज्म था, क्योंकि राजा महाराजा होते थे, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। इसी सिस्टम को बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म सिस्टम या अथॉरिटे मतलब ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं या अथॉरिटेरियनिज्म भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट इसमें थीम होगी जो डेमोक्रेसी समिट होगा, फाइटिंग करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे लड़ा जाए। नेक्स्ट है प्रमोटिंग रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट। मानव अधिकारों का सम्मान कैसे किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। और इस समिट में जो हेड हैं कंट्री के, स्टेट का यहाँ मतलब है कंट्री, देश, कंट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो उनको इनवाइट किया जाएगा इस समिट में। और सिविल सोसाइटीज़ को भी इनवाइट किया जाएगा, या कोई फिलंथ्रॉफी है जो समाज सेवक है, या प्राइवेट सेक्टर से भी इनवाइट किए जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव इस समिट में। इस समिट में ये डिस्कस किया जाएगा कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है, जो चाइना का अग्रेसिवनेस बढ़ रही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है पूरे ग्लोब पे, वर्ल्ड पे, तो इस प्रभाव को कैसे रोका जाए, कैसे काउंटर किया जाए। नेक्स्ट है देयर वुड बी कंट्री वाइज कमिटमेंट मेड एट द फर्स्ट समिट। फर्स्ट समिट पे कंट्री वाइज कमिटमेंट होगा कि हर एक कंट्री की क्या क्या प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट समिट इन पर्सन होगा, ये 2022 में होगा, 2022 में होगा नेक्स्ट इसका समिट। ये जो है फॉलोइंग ईयर ऑफ कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन एक्शन, प्रेसिडेंट बिडेन इनवाइट करेंगे वर्ल्ड लीडर को। इसमें कंसल्टेशन की जाएगी, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा एक दूसरी कंट्री के साथ, और जो बिडेन वर्ल्ड लीडर को इनवाइट करेंगे ताकि इसमें क्या है, जो भी कमिटमेंट की गई है, जो भी ये 3 थीम रखी गई है, 3 क्राइटेरिया, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, प्रोग्रेस की जा सके, उन्नति की जा सके। तो यही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है हमारे इंडिया में, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करने के लिए अभी प्रपोजल लेके आए हैं गवर्नमेंट, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देखो जैसे ये अपना हिंदुस्तान है, कोई भी कंट्री, जैसे अपना हिंदुस्तान का एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मान लो ये वाला एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया। अब इस एरिया में क्या है, जो टैक्स वगैरह हैं, टैरिफ जो लगते हैं या कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, वो इसमें बहुत कम लगेगा। जो भी यहाँ पे कंपनी खुलेंगी इस एरिया के अंदर, फैसिलिटी भी प्रोवाइड बहुत अच्छी होगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। सिंगल विंडो का मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट से किसी चीज़ की परमिशन लेनी है तो बहुत जल्दी से परमिशन मिल जाती है इस एरिया में जो कंपनी काम कर रही है, मतलब जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो मेन पर्पज़ तो इसका यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े। और एक चीज़ याद रखनी है, जो ये वाला एरिया के अंदर जितनी कंपनी बनेंगी, इस कंपनी से माल इस दूसरे बाकी एरिया में, डोमेस्टिक एरिया में माल आएगा तो वो इम्पोर्ट समझा जाएगा। समझ रहे हो, हम यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट समझा जाएगा। और अगर बाकी सारे एरिया से इस एरिया में, बाकी सारे एरिया के इंडिया से इस एरिया में माल आएगा, कोई भी गुड्स या सर्विसेज, वो एक्सपोर्ट समझा जाएगा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझा जाता है, जो परचेज और सेलिंग होती है इसमें। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, ड्यूटी फ्री एनक्लेव बोल सकते हैं। ड्यूटी का मतलब है टैक्स, टैक्स फ्री, इन पर टैक्स फ्री होता है, बहुत टैक्स बहुत ही कम लगता है और इन्हें फॉरेन टेरिटरी की तरह समझा जाता है। इनका पर्पज ये रहता है कि इनमें क्या है, ड्यूटी और टैरिफ को घटा के ट्रेड ऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। इसमें जो भी गुड्स सर्विसेज
आती हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझी जाती हैं, जैसा अभी हमने समझा। और SEZ यूनिट क्या है, स्पेशली ये सेटअप की जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि गुड्स और सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। ये बिजनेस और ट्रेड लॉज हैं यहाँ पे डिफरेंट होते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री से। जितने भी लॉ कानून होते हैं ना रेस्ट ऑफ द कंट्री में, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अलग होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अलग लॉ होते हैं उनके लिए, और बाकी के कंट्री में अलग लॉ होते हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन विद इन द कंट्री ही सेटअप होते हैं, नेशनल बॉर्डर के अंदर ही, लेकिन फॉरेन टेरिटरी समझे जाते हैं, विदेशी एरिया एक तरह से, क्योंकि यहाँ से आने वाला कोई भी गुड्स या सर्विसेज वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है ना। इनका टारगेट यही होता है, इनका फ़ायदा यही होता है कि ट्रेड बैलेंस को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना। कि मान लो यहाँ पे फॉरेन कंपनी ज़्यादा आएंगी भाई साहब, अगर रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे आसान होंगे तो फॉरेन कंपनी यहाँ पे बनाएंगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, यहाँ पे अपनी कंपनी खोलेंगी, आके विदेशी कंपनियाँ आएंगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हमारे देश के नागरिकों को रोज़गार मिलेगा, और यहाँ से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारी विद इन द टेरिटरी तो हो रहा है वैसे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ेगा। और बाकी की जो इंडियन कंपनी है वो भी यहाँ पे ट्राई करेंगी, भाई यहाँ पे टैक्स टैरिफ कम है तो हम यहीं पे कंपनी खोलें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है, और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, जॉब क्रिएशन होंगी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव होगा। लेकिन कुछ कंसर्न है, परेशानियाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। जैसे क्वेश्चन आता है ना, क्रिटिकली एग्जामिन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एग्जामिन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, तो उसमें क्या होता है, क्रिटिकली का मतलब है कि आपको आलोचना भी करनी है, कि जो आपने अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इतनी खूबियां गिनाई हैं, इतने फ़ायदे गिनाई हैं, उसके साथ साथ उसकी आलोचना भी करनी है, बुराई भी करनी है कि क्या क्या कमियां हैं इसमें। तो ये है कंसर्न है, प्रॉब्लम है, ये परेशानियां हैं। कंसर्न का मतलब है प्रॉब्लम, परेशानी, कंसर्न मतलब प्रॉब्लम। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है इंडिया में, कि ये जैसे और कंट्रीज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन काम कर रहे हैं उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इतना सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में जितने और कंट्रीज में सक्सेसफुल हैं। जैसे चाइना में, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर में जितने सक्सेसफुल हासिल किए स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने, इतना फ़ायदा इंडिया में नहीं हुआ है। जितने भी मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ के न्यू जनरेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो क्या है, एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करने का उनका काम रहता है कंपनीज का। क्योंकि आपको पता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, इसमें टैक्स क्या है, बहुत ही कम लगाया जाता है, ना के बराबर कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है। तो बहुत सारी कंपनी क्या है, यहाँ पे कंपनी खोलना चाहती हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने का मतलब टैक्स से बचने के लिए। तो वो क्या, उनका मेन कारण नहीं रहता एक्सपोर्ट करना। और SEZ तो बनाए इसलिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ना हो हमारी कंट्री में, तो बाहर की कंट्री में भी ये एक्सपोर्ट करें। तो ये इनका जो मेन पर्पस था एक्सपोर्ट करना, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। इनका टैक्स अवॉइड करने का जो मतलब है पर्पज, उस पर ये काम करती हैं ज़्यादातर कंपनियां। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो क्या है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कम है, बिलो पुअर, मतलब पुअर एवरेज है, पुअर उनकी क्या है परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनकी जो कनेक्टिविटी है ना, लिंकेज रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से नहीं हो पाती। जैसे मान लो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खुला है, तो बाकी के एरिया से उनकी कनेक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मैनी स्टेट्स क्या है, उनके जो लेजिस्लेशन है, जैसे मान लो महाराष्ट्र में खुल गया भाई साहब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेशन यानी कि लॉ कानून अलग हैं और कंट्री के लॉ कानून अलग हैं, तो इनमें मिसमैच होता है कभी। तो इनके मिसमैच होने के कारण जो इन्हें सिंगल विंडो सिस्टम दी है ना, प्रोवाइड की है, कि जल्दी आसानी से इन्हें परमिशन मिल जाएगी, और इनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी अलग होंगे, तो इनमें मिसमैच हो जाता है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। तो इनके कारण भी इनकी परफॉर्मेंस पुअर रहती है, इनइफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट इनकी कंसर्न है कि रोबस्ट पॉलिसी डिज़ाइन नहीं है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, और इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होती है। मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी एक तरह से, कि सही से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सही से काम हो रहा है नहीं होना, ये मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये क्या है, इंडिया के जो इफ़र्ट है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइज करना है, तो ये एक तरह से इंडिया के इफ़र्ट को जियोपार्डाइज कर रहा है। जियोपार्डाइज का मतलब होता है रिस्क, जोखिम में डाल रहा है। जो इंडिया का इफ़र्ट है कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगे, तो इंडिया के इफ़र्ट को, प्रयास को एक तरह से नाकाम कर रहा है इन पॉलिसी की वजह से, अगर रोबस्ट पॉलिसी नहीं होंगी। रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के बारे में है कुछ रिलेटेड फैक्ट। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके लिए 2005 में एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, उससे पहले भी ऑपरेशनल थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में 2000 से 2006 के बीच में।
क्योंकि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसमें भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोविज़न है। उसके थ्रू इंडिया में ऑलरेडी बने हुए थे, ऑपरेशनल थे, लेकिन फिर इंडिया ने एक्ट बना दिया इसके लिए SEZ 2005 में, और उसमें इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाई गई अलग से। और एक बाबा कल्याणी कमेटी है, बाबा कल्याणी कमेटी बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाई। ये इसलिए बनाई गई ताकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी है इंडिया की, उसको आप स्टडी करो, अध्ययन करो, क्या क्या उसमें परेशानी है और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तो यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेता है कि बाबा कल्याणी कमेटी किससे रिलेटेड है, संबंधित रखती है, तो आपको याद रखना है ये बाबा कल्याणी कमेटी किससे रिलेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट टॉपिक है बेगर्स रिहेबिलिटेशन स्कीम। बेगर्स आप सबको पता है भिखारियों को बोलते हैं। 2011 की जो सेंसस का डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो उसके अकॉर्डिंग 4,13,670 बेगर्स हैं, भिखारी हैं हमारी कंट्री में। और भिखारी और वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब वही होते हैं घूमंतु, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं बिना घर के, कोई घर नहीं होता। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने इनके लिए एक स्कीम चलाई स्माइल नाम से। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सपोर्ट का मतलब सहायता करना, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है पुअर पीपल, वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज पीपल, और इंडिविजुअल का मतलब आप जानते हो कोई भी पर्सन हो सकता है, तो उनकी लाइवलीहुड और के लिए मतलब सपोर्ट करना गरीब लोगों को। तो स्माइल स्कीम क्या थी, ये स्कीम ये थी कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई थी। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा एक्सपेंडिचर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है उस स्कीम को, और जहाँ पे लिखा रहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों उस पर खर्चा करती हैं और दोनों ही इंप्लीमेंट करती है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका मेन फोकस किस पे है, मेन फोकस है रिहेबिलिटेशन पे। रिहेबिलिटेशन का मतलब है जैसे मान लो बैगर है, उस बैगर को लेके आना और उसे स्किल देना, और उसे स्किल देने के बाद नौकरी दिलाना, एम्प्लॉयमेंट, ताकि अपना जीवन यापन कर सके, तो ये होगा रिहेबिलिटेशन। तो इसमें बेसिक एम्यूनिटी भी प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब सुविधाएं, बेसिक नेसेसरीज जैसे फूड हो गया, खाना, शेल्टर देना, मतलब घर प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी देना, काउंसलिंग करना। रिहेबिलिटेशन वही होगा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन उनके बनाना, ताकि डॉक्यूमेंटेशन बना के उन्हें स्किल प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, और फिर इन्हें जॉब दिलाना ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अच्छे से जी सकें और उन्हें बैगिंग से हटा सकें। एक तरह से जो भी पर्सन इंगेज है बैगिंग में, भीख मांगते हैं, उन्हें हटा के उनका रिहेबिलिटेट करना, इसका मेन टारगेट था स्माइल स्कीम का। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। देखो ये इंडेक्स जो ये है अभी जारी की है, किसने रिलीज की है, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जिसके चेयरमैन है बिबेक देबरॉय। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने की है। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल किसके लिए होती है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करती है। प्राइम मिनिस्टर को आर्थिक सलाह देने का काम करती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो इसके चेयरमैन है बिबेक देबरॉय, इन्होंने ये रिलीज की है, या बोल सकते हो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने रिलीज किया, जारी किया ये इंडेक्स। ये इंडेक्स का टारगेट क्या है और किसने प्रिपेयर किया, देखो जारी तो किए किसने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, EAC, लेकिन इसको प्रिपेयर किसने किया है, बनाया किसने इसको, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये इंस्टीट्यूट ने इसको प्रिपेयर किया, बनाया है। और इसमें मेन पर्पज़ क्या है, इसमें मेन पर्पज़ है कि जो एल्डरली पर्सन है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं, ये इसमें इस पे ध्यान दिया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि रीजनल पैटर्न क्या है, कि कौन से स्टेट में कितने बुजुर्ग लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है और उन्हें क्या क्या उम्र के साथ क्या क्या उन्हें सिचुएशन देखने को मतलब फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ये सब इसमें देखा जाएगा। इसमें 4 पिलर होंगे जिस पे ये प्रिपेयर की जाएगी। एक तो है आपका फाइनेंशियल वेलबींग, और एक है सोशल वेलबींग, हेल्थ सिस्टम और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो ये इन पे प्रिपेयर की जाएगी कि उन्हें मतलब उनकी इनकम क्या है, उनका सोशल वेलबींग क्या है, उनका अत्याचार तो नहीं हो रहा उन पर, उनकी हेल्थ सिस्टम क्या है और उन्हें हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही, इनकम सिक्योरिटी है नहीं है, कि उन्हें बुढ़ापे में अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए उनके पास इनकम है या नहीं है, उनके बच्चे उनकी सहायता करते हैं या नहीं करते। तो ये सब कुछ में देखा जाता है इस इंडेक्स में। बस इतना याद रखना आपको कि ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स है, जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चाइना अप्रूव्स फर्स्ट मिक्स्ड वैक्सीन ट्रायल। देखो चाइना ने पहली मिक्स्ड वैक्सीन ट्रायल अभी लॉन्च कर दिया, मतलब अप्रूवल दे दिया, चाइना ने अनुमति दे दी है। मिक्स्ड वैक्सीन का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पे 2 वैक्सीन अलग अलग टाइप की है, मान लो एक कोविशील्ड है और एक है कोवैक्सीन। तो इनको अगर मान लो ऐसा होता है अभी तक, अगर एक को कोवैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन, तो उसको दूसरी डोज भी कोवैक्सीन लगेगी, मतलब 2 डोज दी जाती है ना, 2 बार वैक्सीन लगती है।
अगर एक बार कोवैक्सीन लगी तो दोबारा भी कोवैक्सीन, अगर कोविशील्ड लगी है तो दोबारा भी उसे कोविशील्ड लगेगी, दोनों डोज, ऐसा होता है। लेकिन मान लो इनको एक बार कोवैक्सीन लगी, दूसरी बार दूसरी डोज कोविशील्ड की दे दे, तो ये मिक्स वैक्सीन ट्रायल हो जाएगा। या फिर दो ऐसी वैक्सीन है दोनों अलग अलग तरीके से बनी है तो भी वो मिक्स्ड वैक्सीन ट्रायल माना जाएगा। इसमें देखो जो डेल्टा वेरिएंट अभी आया है, नई डेल्टा वेरिएंट, मतलब मुटेशन कर लिया, कई बार पढ़ा है हमने ये करंट अफेयर में ही, भूल तो नहीं गए हो आप। देखो जब भी कोई भी वायरस है, जैसे ये वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस अपने आप को क्या है, जब भी बॉडी में जाता है किसी की में, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। कोरोना वायरस मान लो कुछ ऐसा है, इसमें ये आरएनए है, आरएनए बेस्ड वायरस है। सबकी बॉडी में आरएनए डीएनए होते हैं, और वायरस कोई आरएनए बेस्ड होता है, कोई डीएनए बेस्ड होता है, और किसी में सिर्फ एक ही होता है, किसी में दोनों होते हैं। तो इसमें आरएनए है, आरएनए बेस्ड वायरस है। तो ये क्या है, जो आरएनए इसका ये रेप्लिकेट होने लगता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। एक से बने दो, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ, तो ऐसे रेप्लिकेट करने लगता है ये वायरस जब भी बॉडी में घुसता है। तो ये क्या है, रेप्लिकेट करते करते ये अपने आप को भूल जाता है कि मुझे कैसा बनाना है अपने आप को पहले जैसा। तो ये इसमें क्या चेंज हो जाता है इसके आरएनए में। जो पहले ऐसा था ये आरएनए, जो पहले ऐसा था ये इस टाइप का, तो अब क्या हो जाएगा, कुछ इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये वायरस में आरएनए कुछ इस टाइप का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि चेंज क्या हो गया, चेंज को ही बोलते हैं मुटेशन, मतलब वायरस के आरएनए डीएनए में चेंज हो जाना, उसी को म्यूटेशन बोल देंगे। और उसी को जो नया ये बना है वायरस, उसी को बोल देंगे वेरिएंट। तो इसका नाम रखा है डेल्टा वेरिएंट। इसकी एफिकेसी के लिए चाइना ने अप्रूवल दी है वैक्सीन की, कि दो वैक्सीन मिक्स लगाई जाएंगी। एक वैक्सीन होगी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और एक होगी डीएनए बेस्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई गई है कैसे, कि वायरस को ही लिया है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को लिया वैक्सीन बनाने के लिए, और इस वायरस को इनएक्टिवेटेड कर दिया, मतलब एक तरह से मार दिया है, ये कुछ कर नहीं सकता, मार दिया, और इसी से वैक्सीन बना ली, इसी से वैक्सीन बना ली, इसको बोलेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और डीएनए बेस्ड क्या हो गया, इसका ही, ये तो आरएनए बेस्ड वायरस है, लेकिन इसका आरएनए लिया और आरएनए को प्रोसेस किया, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, डीएनए में कन्वर्ट करके इसको डीएनए बेस्ड वैक्सीन बना दी। इसी के वायरस के आरएनए को डीएनए में चेंज करके इसी के डीएनए से वैक्सीन बना दी, और वो काम करेगी हमारी बॉडी में इसी वायरस से लड़ने के लिए। तो ये दो वैक्सीनों को मिक्स करके चाइना ने अप्रूवल दी है कि ये दी जाएगी चाइना में। तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये चाइना ने बनाई है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन बनाई है, यूएस की एक कंपनी है, इनोवियो कंपनी ने। तो ये ट्रायल किया जाएगा अभी, मतलब दी जाएगी चाइना के लोगों को मिक्स वैक्सीन, एक दूसरी वैक्सीन दी जाएगी एक डोज, और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की। तो इससे क्या है, ये देखा गया ट्रायल में कि ये इफेक्टिवनेस इसकी ज़्यादा है, कि बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स है ना, वो ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रॉन्गर रहता है, प्रतिरोधक क्षमता। जब भी मान लो कोरोना वायरस अटैक करेगा तो उसकी ज़्यादा इम्यूनिटी होगी बॉडी में, जिसको ये मिक्स्ड वैक्सीन दी जाएगी। तो इसलिए चाइना ने अप्रूवल दी है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ सेशन। देखो बहुत बार पढ़ा है हमने ये, और कई इसके लिए अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ सेशन, समझ रहे हो। तो ये टर्मिनेशन सेशन आप देख सकते हो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके, डिटेल में देखना है तो। अभी हम सिर्फ शॉर्टकट में इसमें डिस्कस करेंगे। देखो भाई साहब, इतना टाइम तो होता नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास कि मैं हर एक टॉपिक बार बार आपको वही डिस्कस करूं। उसके लिए क्या, जो टॉपिक लगभग मतलब न्यूज़ में रहते ही हैं, उसके लिए मैं स्पेशल लेक्चर बना देता हूं, जो स्टेटिक पोर्शन के रहते हैं। जैसे मान लो कोई स्कीम हो गई, या कोई टॉपिक हो गया पॉलिटी का या हिस्ट्री का हो गया, तो उनके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हो, आप वो ज़रूर देखना अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, एग्ज़ाम से पहले। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, इसे डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ सेशन से, कि एक टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था। ये कहाँ पे है, असम में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में था। और इसके लिए ना स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, जहाँ नीचे आप सिंपल सीएससी लिखा हुआ ना, सिंपल सीएससी पे क्लिक करोगे, ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें देख सकते हो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये फेमस है इसलिए क्योंकि इसमें एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, वन हॉर्न्ड राइनो। और भी इसमें क्या खासियत बात है काजीरंगा नेशनल पार्क में, उस लेक्चर में आप देख सकते हो। तो अब आते हैं टर्मिनेशन ऑफ सेशन पे। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड कर देना, मतलब अंत कर देना सेशन का। देखो सेशन का अंत कई तरीके से किया जा सकता है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि स्पीकर जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने अभी एडजन सिनेडाई कर दिया है, एडजनमेंट सिनेडाई बोल लो या एडजन सिनेडाई, इसलिए न्यूज़ में आया। तो ये एडजनमेंट क्या होता है, एडजनमेंट सिनेडाई क्या होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है जानना।
और प्रोरोगेशन क्या होता है और लोकसभा क्या होता है। तो ये जानते हैं क्या क्या होती है टर्म। एडजर्नमेंट होता है एक तरह से सस्पेंड कर देना, किसको, सिटिंग, सिटिंग किसकी सिटिंग को, हाउस की सिटिंग को। देखो एडजर्नमेंट किस में हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में भी हो सकता है। और इसे चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर करते हैं। राज्यसभा में हो रहा तो चेयरमैन करेंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष चेयरमैन बोलते हैं इंग्लिश में। और लोकसभा के करेंगे तो स्पीकर, अध्यक्ष, हिंदी में दोनों को अध्यक्ष ही बोलते हैं, इंग्लिश में अलग अलग नाम है, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा स्टेट में होती है उसमें कौन करते हैं, उसके अध्यक्ष मतलब विधानसभा के स्पीकर करेंगे, समझ गए। तो इस तरह से किया जाता है ये। एडजर्नमेंट का मतलब होता है इसमें क्या है, जब भी स्पीकर करेंगे या चेयरमैन करेंगे तो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए करते हैं। ये कहते हैं कि एक महीने के लिए या एक सप्ताह के लिए या एक दिन के लिए मैं सस्पेंड करता हूँ हाउस को, कि अब 1 घंटे के बाद मिलेंगे, 2 घंटे के बाद मिलेंगे, या 2 दिन के बाद मिलेंगे, या 2 सप्ताह के बाद मिलेंगे, वीक के बाद। तो टाइम स्पेसिफाइड करता है इसमें। और कौन करता है, अध्यक्ष, लोकसभा का या राज्यसभा का, समझ रहे हो। लोकसभा में तो स्पीकर और राज्यसभा में तो चेयरमैन। तो एडजर्नमेंट क्या हो गया, थोड़े समय के लिए, हावर्स के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए सस्पेंड कर देना हाउस के काम को या हाउस के सेशन को या सिटिंग को। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट सिनेडाई। सिनेडाई जब लग जाए तो समझ लो इनडेफिनेट टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी कि हाउस को टर्मिनेट कर दिया लोकसभा के स्पीकर ने या राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन ने। मतलब इसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता। जब एडजर्नमेंट किया सिर्फ उसमें टाइम बताया कि कितने दिन में, कितने घंटे में मिलेगी, दोबारा से आएंगे सारे मेंबर लोकसभा के या राज्यसभा के। और इसमें टाइम डिफाइड नहीं होता, इसमें इंडेफिनेट टाइम। इसमें बस कह दिया स्पीकर ने या चेयरमैन ने, लोकसभा में तो स्पीकर, राज्यसभा में तो चेयरमैन, कि एडजर्नमेंट सिनेडाई, सिनेडाई कर दिया। अब इसमें टाइम नहीं दिया कि कब दोबारा से बुलाया जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं है, इंडेफिनेट पीरियड के लिए इसे कर दिया सिनेडाई। नेक्स्ट, यानी कि बिना किसी डे के दिए हुए रीअसेंबली कब होगी कब नहीं होगी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी स्पीकर ने ना चेयरमैन ने। नेक्स्ट है जो ये पावर एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिनेडाई की, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पीकर और चेयरमैन के पास होती है। नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है सेशन का ही एंड कर देना। सेशन जो चल रहा है अभी, जैसे मान लो मानसून सेशन चल रहा है, मानसून सेशन जून से लेकर सितंबर तक, मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिल रही है, मीटिंग होती है उनकी, डेली आते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, बिल पास करते हैं, एक्ट बनाते हैं। ये जो सेशन चल रहा है इसको ही एंड कर देना, मतलब इसका अंत कर दिया कि सेशन ही खत्म हो गया। तो यानी कि ये सेशन खत्म हो गया, तो इसको कौन करते हैं प्रोपोगेशन को, प्रेसिडेंट। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का करना है तो वो कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे प्रोपोगेशन। तो सॉरी, प्रोपोगेशन नहीं, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। प्रोरोगेशन, प्रोरोग भी बोल सकते हो, प्रोरोगेशन। तो ये प्रेसिडेंट इशू करते हैं प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन। और इसमें सेशन जब भी मान लो कंप्लीट हो गया, सेशन कंप्लीट हो गया, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, डिक्लेयर करते हैं एडजर्नमेंट सिनेडाई। एडजर्नमेंट सिनेडाई कर देंगे जब मान लो लोकसभा के चेयरमैन कर देंगे, सॉरी लोकसभा में स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर कर देंगे एडजर्नमेंट सिनेडाई। उसके बाद प्रोरोग कर देंगे प्रेसिडेंट, हाउस का एंड कर देंगे, मतलब एक तरह से सेशन का एंड कर देंगे, हाउस का एंड नहीं, मतलब सेशन जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब है हाउस का ही एंड कर देना। लोकसभा है, लोकसभा का ही भंग कर देंगे। डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा को भंग कर देना, हिंदी में बोलते हैं भंग कर देना। तो सिर्फ लोकसभा को ही या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा स्टेट लेवल पे, उसका ही डिजोल्यूशन किया जा सकता है। अगर लोकसभा का करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, राज्यसभा का नहीं हो सकता है, तो ये केवल ओनली लोकसभा का होता है, राज्यसभा में नहीं होता डिजोल्यूशन, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, इसका डिजोल्यूशन नहीं होता। इसके आप सबको पता है राज्यसभा के हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसमें इलेक्ट किए जाते हैं। तो डिजोल्यूशन किसका होता है, सिर्फ लोकसभा का, या स्टेट लेवल पे बात हो रही तो विधानसभा का। स्टेट पे जो विधान परिषद होती है उसका नहीं होता है, और राज्यसभा का नहीं होता है, तो इसे प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं, ये सबको आपको पता है। प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, और गवर्नर किसकी एडवाइस पे करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, जो स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और सीएम होते हैं। देखो जब तक ऐसा कहा नहीं जाए कि प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर है, तब तक आपको ये नहीं मानना प्रेसिडेंट खुद से कुछ कर रहे हैं। और हमारे संविधान में लिखा नहीं हुआ है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर का, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर का दिया हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी हुई है। डिस्क्रिशनरी होता है अपनी मर्जी से, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। सिचुएशन ऐसी अराउज हो गई कि मान लो वहाँ पे कुछ है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लो पार्टी का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, और बहुत सारी पार्टी
इलेक्शन में जीत के आई, लेकिन कोई भी एक पार्टी मतलब मेजोरिटी में नहीं है गवर्नमेंट बनाने के, तो तब अराइज होती है सिचुएशन ऐसी। तो सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर जब प्रेसिडेंट की होती है, कौन सी पार्टी को इन्वाइट करेंगे, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, सबसे ज़्यादा वोट जीत के आई है, सबसे ज़्यादा मतलब सीट जीत के आई है, उसको इन्वाइट करते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशनल पावर होती है, वरना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम की एडवाइस पे ही काम करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल पैनल्स। देखो ये जो भी कंज्यूमर होते हैं, ग्राहक, जैसे आप और हम, कोई चीज़ खरीदी हमने और वो मान लो मेडिसन लेके आए और वो मेडिसन साइड इफ़ेक्ट कर गई। आप मान लो बुखार की गोली लेके आए थे पैरासीटामोल, लेकिन पैरासीटामोल वो खाने के बाद क्या हुआ, उससे क्या है, पैरासीटामोल खाने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट हो गया आपकी बॉडी में। मान लो ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो गया, आपका एक कान जो ईयर है, एक कान बढ़ गया, एक कान छोटा रह गया, ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ हो जाते हैं ना, उनके लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल पैनल बनाया हुआ है। इसमें क्या है, कोई भी कंज्यूमर जाके, कोई भी ग्राहक जाके कंप्लेंट कर सकता है उस जो भी प्रोडक्ट लिया उसके खिलाफ, और फिर जो कंपनी उसको बना रही है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और भी कंपनसेशन भी दी जा सकती है जो भी कंज्यूमर को नुकसान हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, ये कहा है कि भाई साहब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कमीशन बने हुए हैं उनमें आप जो वैकेंसी खाली पड़ी है, इनमें जो सदस्य होने चाहिए, इनके मेंबर होने चाहिए, वो आप भर क्यों नहीं रहे हो, वैकेंसी खाली क्यों पड़ी है। तो कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है उसके बारे में भी आपने नहीं बताया इसका क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपने प्रोविजन लाई है, और ना ही आप इसमें मेंबर अपॉइंट कर रहे हो, इसकी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो कंसर्न क्या है कोर्ट की कंसर्न यही है, मतलब कोर्ट ने ये बोला है कि जो ये लॉ बनाए गए थे लोगों की भलाई के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बेनिफिट पहुंचाने के लिए, वो ये काम कर नहीं रहे हैं। यानी कि स्टेट अपना जो पर्पज़ है वो निभा नहीं रहा है और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है इन लॉ को यूज करके। कोर्ट ने ये कहा है क्या आप ये तो नहीं चाहते कि लोग क्या है, आप वैकेंसी इसलिए तो नहीं भर रहे कि लोग सोचेंगे कि इनमें मेंबर ही नहीं है हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए, तो मैम जो कंप्लेंट करने के लिए पीपल वैसे ही नहीं आएंगे। तो क्या है कि आप मतलब लोग आए ना आपके पास कंप्लेंट करने के लिए, ये चाहते हो क्या, ये बोला है कोर्ट ने। तो सेंटर ने क्या आर्गूमेंट दिया, सेंटर ने कहा है कि भाई साहब देखो सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए नहीं भर रहे हैं अभी, जो क्या है कोर्ट में ही हमारी लिटिगेशन पड़ी हुई है हमारे खिलाफ, जो हमने ट्राइब्यूनल में कुछ चेंज किए हैं गवर्नमेंट ने अभी, तो चेंज किए थे कुछ महीने पहले। तो ट्राइब्यूनल के जो मेंबर के टेन्योर है ना, उसके रिगार्डिंग, टेन्योर का मतलब है कार्यकाल, जो इसके ट्राइब्यूनल होती है ना, ट्राइब्यूनल कोर्ट की तरह ही होती है जिनमें केस सुने जाते हैं, ट्राइब्यूनल के बारे में कई बार पढ़ा है हमने। ट्राइब्यूनल के जो मेंबर होंगे या उनके चेयरमैन होंगे, उनका कार्यकाल कितने समय के लिए काम करेंगे, कितने दिन के लिए चेयरमैन सदस्य होंगे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये कुछ प्रोविजन में चेंज किया था, लेकिन ये कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस चल रहा है। तो कोर्ट में केस चल रहा है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि इसलिए से हम अभी भर नहीं पा रहे हैं वैकेंसी, कि जब ये केस चल रहा है जो कोर्ट में, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका हल निकल जाएगा, तब हम भरें ये वैकेंसी, ये कहना है गवर्नमेंट का। तो हमारे लिए ज़रूरी जानना ये है डिस्प्यूट रिड्रेसल ये है क्या। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, रिड्रेसल का मतलब सुलझाना। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये 1986 में ये एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 लेवल पे होंगे। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी ये कमीशन, ये कोई भी कंप्लेंट कर सकता है जाके। इसमें कंपोजिशन क्या होगी, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट जज उसको हेड करेंगे, और स्टेट लेवल पे जो कमीशन होगा उसमें हाई कोर्ट के जज उसमें होंगे उसके हेड, मतलब चेयरमैन की तरह। जैसे मान लो ये एक्ट एम्पावर करता है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज में कोई भी डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट के कोई भी मान लो होल सेलर है या रिटेलर है, कोई भी कंज्यूमर है जिसने किसी से भी लिया है माल, तो वो कंप्लेंट कर सकता है उसके रिगार्डिंग। और कोई मान लो सर्विस दी गई है ट्रांसपोर्ट की, टेलीफोन की, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, इनके खिलाफ जाके मतलब कंज्यूमर कोर्ट जो होते हैं इनमें जाके वो अपील कर सकता है। तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे की जाती है, रिटर्न कंप्लेंट फाइल की जाती है। पहले आदमी जाता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, अगर वो नहीं सुनता है तो मान लो इसके खिलाफ जा सकता है स्टेट कमीशन में, फिर नेशनल कमीशन में। इस तरह से गुड्स या सर्विसेज में कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी कमी है, आप कंप्लेंट करने जा सकते हो। लेकिन कोई भी कंप्लेंट जब फाइल नहीं की जा सकती जब कोई भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। मान लो किसी का चार्ज नहीं किया, फ्री में आपको चीज़ दे दी। बहुत बार ऐसा होता है ना, फ्री में चीज़ बांटते रहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को फ्री में दे दिया आपको, मेडिसिन आप यूज करोगे, मान लो साबुन किसी कंपनी ने बनाया, अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए रोड साइड पे कैंप लगा लेते हैं, फ्री में देते हैं, पहले फ्री में देते हैं, और फिर जब उनको आदत हो जाती है उसको यूज करने के लिए, फिर उन्हें
फ्री में नहीं देते, फिर उसका चार्ज लेते हैं। जैसे जियो आया था ना, जब जियो कंपनी जब बनी थी, जियो फ्री में सबको फ्री में दे रहा था, कॉलिंग सब कुछ फ्री में, 1-2 साल मतलब 1-1.5 साल लगभग फ्री में दिया, और अब उतना ही चार्ज कर रहा है, उनसे भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है बाकी सारे उनसे, क्योंकि लोगों को आदत लग चुकी है अब जियो की, तो उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे प्रोडक्ट दिए, साबुन दिया, ऐसा दिया कि आपने साबुन लगाया, आपके सारे बाल झड़ गए, सारे बाल, सिर के बाल झड़ गए उस साबुन लगाने से, तो ऐसे इफेक्ट हो गए, आपको फ्री के चक्कर में नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रहे, तब भी फ्री की चीज़ यूज़ करें तो ध्यान से करें। मैं तो कहता हूँ फ्री की चीज़ यूज ही मत करो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी कोई चीज़ मिले तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते उसके खिलाफ। और मान लो कोई कॉन्टैक्ट बेस पे आपने कोई पर्सनल सर्विस यूज की है, तब भी उसके खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसके लिए रेमेडी यही होती है कि आप क्या है, कोई भी मतलब सिविल कोर्ट में जब जाते थे कंप्लेंट लेने के लिए, उसका ही एक तरह से अल्टरनेटिव ये निकाला था गवर्नमेंट ने कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सको और ये डिस्ट्रिक्ट फोरम बने हुए होते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट कर सको। तो ये इसके लिए देखो कोई फ़ी ऐसे चार्ज नहीं की जाती जब भी आप कोई मान लो कंप्लेंट करते हो, लेकिन नॉमिनल फ़ी ली जाती है, केवल नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जाएगी 10-5 रुपये, 20 रुपये, 50-100 रुपये, उसके अलावा कोई फीस नहीं ली जाती इसमें। जो भी ये केस आप कंप्लेंट करते हो, केस दर्ज कराते हो अपना, इसमें अपील्स कैसे की जाती है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में, फिर स्टेट कमीशन में, फिर नेशनल कमीशन में जाती है आपकी कंप्लेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, कि जो नेशनल कमीशन है ये पूरे हमारे इंडिया में पावर को एक्सरसाइज कर सके। जितने भी स्टेट कमीशन है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनका किसके हाथ में रहता है, स्टेट कमीशन का, नेशनल कमीशन के हाथ में। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किए गए हैं 2019 में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो क्या है, देखो पहले ये था क्राइटेरिया कि जो 25 लाख तक के केस हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कमीशन है उसमें जाएंगे, और 25 लाख से 1 करोड़ तक जाएंगे किसमें, स्टेट कमीशन के पास, और 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे नेशनल कमीशन के पास, या नेशनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्प्यूट ये फोरम बने होते हैं, डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, इनके पास जाएंगे। लेकिन अब ये चेंज कर दिया, अब ये राशि कर दी 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक आ जाएगा किस पे, स्टेट लेवल पे, और 10 करोड़ से अबव है तो नेशनल लेवल पे सुना जाएगा ऐसा केस। तो केस मान लो कोई भी अनफेयर कॉन्टैक्ट है, मान लो कोई कॉन्टैक्ट हुआ है, तो वो क्या है, स्टेट कमीशन उसमें सुन सकते हैं, वैलिड अप टू 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो नेशनल कमीशन उसमें कंप्लेंट सुनेगा। तो ये कमीशन डिक्लेयर करते हैं, कोई भी मान लो अनफेयर प्रैक्टिस है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। नल एंड वॉइड का मतलब है रद्द कर देना एक तरह से, जो भी कोई अनफेयर प्रैक्टिस है उसको। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। देखो इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड और इंटरनेशनल ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके बारे में अच्छे से समझाया हुआ है उस लेक्चर में। 5 से 6 मिनट का लेक्चर होगा, उसे देख लेना आप डिटेल में। अभी सिर्फ शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे अभी हम। अभी न्यूज़ में क्यों है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, न्यूज़ में इसलिए एक सूडान कंट्री है, सूडान। थोड़ी देर रुक जाओ यार, पानी पी लूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा आज नहीं। तो सूडान कहाँ पे, पहले इसे देखते हैं हम मैप में। ये देखो वर्ल्ड मैप, ये है अपना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका में देखो यहाँ पे ये येलो टाइप का दिखाई दे रहा है सूडान। ये सूडान का जो रीजन है, पेन चेंज करते हैं, ये जो सूडान है, जो ये वाला रीजन है इसका, ये वाला जो डार्क कर दिया मैंने रेड कलर से, ये वाला रीजन है दारफुर रीजन, इसको दारफुर रीजन बोलते हैं। तो अभी हम इसकी बात करेंगे, दारफुर रीजन की। सूडान का जो सूडान कंट्री है उसने क्या है, पहले एक इसका किंग था, किंग उमर अल बशीर, ऑटोक्रेट, क्योंकि ऑटोक्रेसी थी सूडान में, ऑटोक्रेसी है, तो उमर उल बशीर था ये। इस पे क्या है, आरोप लगे थे, इसने क्या है, वार क्राइम किया है। तो इंटरनेशनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये चाह रहा था इसका केस मैं चलाऊं और इसे सजा दूं। यहाँ पे कुछ दारफुर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके केस लगे थे इस आदमी पे, उमर अल बशीर पे। तो बैकग्राउंड क्या है, जो बशीर है ये ICC चाहता था इस पे जो भी चार्जेस लगे हैं इस पे जीनोसाइड के, जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, मास किलिंग कर देना, एक साथ बहुत सारे लोगों को मरवा देना या मार देना। वार क्राइम का मतलब होता है युद्ध अपराध। जब भी युद्ध हुआ है, जब भी युद्ध होता है ना, युद्ध में ऐसा होता है कि मिलिट्री के ही, मान लो मिलिट्री पे ही हमला करेगी, एक देश के सैनिक दूसरे सैनिक पे करेंगे, कोई सिविलियन पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, उस पर नहीं करेगी कोई भी अटैक वगैरह, हमला वगैरह। तो अगर सिविलियन पे अटैक किया तो वो हो जाएगा वार क्राइम, या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट जो अपराध हैं
ये सुडानीज रीजन में किए थे, ऐसा आरोप लगे हैं इन पे, तो इनका केस चलाना चाहते हैं ये आईसीसी वाले। दारफुर कॉन्फ्लिक्ट है क्या? देखो दारफुर में 2003 में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। नॉन अरब है जो, देखो दो कम्युनिटी हैं सूडान में, एक तो अरब कम्युनिटी के पीपल है, एक तरह से आप रिलीजन मान लो, धर्म मान लो, कम्युनिटी के लोग, और नॉन अरब पीपल हैं। तो ये नॉन अरब और अरब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। नॉन अरब जो पीपल हैं उन्होंने क्या है कंप्लेंट की कि जो बसर की गवर्नमेंट है ये प्रमोट करती है अरब पीपल को, क्योंकि बसर जो थे वो भी खुद अरब पीपल थे, तो अरब डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे नॉन अरब पीपल के अगेंस्ट। तो ये विद्रोह हो गया वहाँ पे 2003 में दारफुर रीजन में। दारफुर रीजन हमने देखा था ना, याद है, भूल गए? ये वाला रीजन, तो इसमें ब्रेकआउट हो गया, एक तरह से विद्रोह हो गए। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आपने 3 लाख लोगों को मरवा दिया और कम से कम 2.5 मिलियन यहाँ से चले गए दारफुर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस रीजन से पलायन कर गए, माइग्रेट करके चले गए यहाँ से। तो इसलिए इन पर आरोप लगे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आया आईसीसी। तो आईसीसी है क्या, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप उस लेक्चर में देखना, अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में जाके। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे बना हुआ है? हेग में। हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे? ये जर्मनी के साइड में ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला है नीदरलैंड। आपको नीदरलैंड की कैपिटल है हेग, इसको पीस पैलेस भी बोला जाता है। तो ये पीस प्लेस है जो यहाँ पे हेग में है, इसकी हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय। ये किस लिए बनाया गया था? ये है कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं। किस लिए? प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड, अगर नरसंहार के खिलाफ कोई केस चलना है तो ये उसके लिए लास्ट रिसोर्ट वाला कोर्ट है। वार क्राइम के लिए या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड कोर्ट है, मतलब पहला ऐसा कोर्ट था ट्रीटी बेस्ड, जिसके लिए ट्रीटी का मतलब है संधि की गई, एग्रीमेंट किया गया, और कई सारी कंट्री ने एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट का नाम था रोम स्टैच्यूट। ये 1 जुलाई 2002 में बनाया गया, मतलब फोर्स में आ गया, इंटर्न इनटू फोर्स का मतलब है लागू हो गया, कोर्ट काम करना शुरू कर दिया 1 जुलाई 2002 से। और एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया और चाइना इसके मेंबर नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, इसमें पैसा कहाँ से आता है? देखो पैसा आता है इसमें, जो भी स्टेट पार्टीज होती है, मतलब जो भी इसके मेंबर होते हैं आईसीसी के, वो इसमें पैसा देते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कोई और भी मान लो दान देना चाहे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपनी मर्जी से कर सकता है। आप भी मान लो 5 रुपये दान करना चाहते हो तो भेज सकते हो उसके अकाउंट में। और इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है? कंसेंसस बेस पे। अगर कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस का मतलब है CONSENSUS, कंसेंसस बेस्ड का मतलब होता है कि सहमति से, सबकी सहमति से। लेकिन अगर सहमति नहीं है तो फिर वोटिंग होती है, हर एक मेंबर के पास एक वोटिंग होती है, तो जिसके पास ज़्यादा वोटिंग आ गई डिसीजन के पास, वो डिसीजन मान लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, महाराष्ट्र अनाउंसेस राजीव गांधी अवार्ड इन आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजीव गांधी अवार्ड अनाउंस किए हैं कि ये दिए जाएंगे। और ये कब दिए जाएंगे? ये अवार्ड दिए जाएंगे 20 अगस्त को। 20 अगस्त को क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर थे ना जो राजीव गांधी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इस दिन महाराष्ट्र में राजीव गांधी अवार्ड दिए जाएंगे एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो यही टॉपिक थे आज के, अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको बताना है बाउंड रेट्स और बाउंडिंग टैरिफ, इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। पहली स्टेटमेंट है कि बाउंड टैरिफ ये मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी होती है, यानी कि एक तरह से टैक्स होता है, टैक्स जो इम्पोज करती है कोई भी इंपोर्टिंग कंट्री। जैसे मान लो इंडिया किसी से इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है, कोई चीज़ परचेज कर रहा है किसी और देश से, तो जो भी इंपोर्टेड कॉमोडिटी है, जो भी माल मंगाया है, उस माल पे टैक्स लगाता है, वो टैक्स ये बाउंड रेट या बाउंड टैरिफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जो बाउंड रेट है, मान लो WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी WTO के मेंबर हैं, और जैसे मान लो इंडिया मेंबर है और कोई और कंट्री में मेंबर है, अगर एक कंट्री के ऊपर बाउंड रेट लगाया 5%, तो सारी कंट्री के ऊपर सेम लगेगा क्या? इज सेम फॉर ऑल मेंबर ऑफ WTO। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखो भाई साहब, पहला बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट बताना है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए सेम नहीं होता ये बाउंड रेट या बाउंड टैरिफ। नेक्स्ट आपको बताना है प्राइम एडिटिंग, ये न्यूज में रहती है प्राइम एडिटिंग, इसका मतलब क्या? प्राइम एडिटिंग का किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, या जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, या एडिटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल इन क्वांटम कम्युनिकेशन। देखो इसका आंसर है बी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी या जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये।
देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के दोनों। हर साल कोई सा भी यूपीएससी प्रीलिम का कोई सा भी, किसी भी, मतलब किसी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, कोई सा भी प्रीलिम का पेपर, आपको भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता जिस साल जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा हो। आपको किसी साल दोनों में से मिलेंगे, किसी साल एक में से मिलेगा। तो इनके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन मिले आपको कहीं से भी, वहाँ पे लिख लेना, चाहे आप इस साल पेपर दे रहे हो 2021 में, चाहे अगले साल दे रहे हो, चाहे 10 साल बाद भी दोगे, तब भी ये टॉपिक उतने रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि इन पर रिसर्च होती रहती है हर साल। नेक्स्ट है भाई साहब 5G टेक्नोलॉजी। इस बार आपको पता है न्यूज़ में है 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, और क्वेश्चन आना ही आना है। 99% 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी में कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या इससे रिलेटेड कोई भी इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी है 5G से, तो उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेट लिख लो भाई साहब, आज क्या डेट है, और देख लेना प्रीलिम में क्वेश्चन जरूर आएगा। 5G या 5th जनरेशन, ये लेटेस्ट अपग्रेड टेक्नोलॉजी है जो बेस्ड है किस पे, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पे। तो आपको बताना है करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है 5G जो है, 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन, ये काम करती है केवल और केवल हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे, ये केवल हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करती। क्या ये बताना आपको करेक्ट है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है 5G इज सेट टू बी एज मच एज 100 टाइम्स फास्टर देन 4G। जितना 4G फास्ट चलता है ना, आपके 4G चलता है इंटरनेट वगैरह, कॉलिंग होती है जो फास्ट, तो ये 100 गुना ज़्यादा फास्ट होगा 5G। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 ओनली 2 3 या 1 1 3। देखो दूसरा गलत है, क्योंकि सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करता, लोअर पे भी काम करेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी पे। बाकी के दो बिल्कुल सही हैं, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना एनुअल बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, तो इसका क्या मतलब है ये बताना, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप ये स्टेटमेंट सबकी पढ़ लीजिए, सारी स्टेटमेंट, तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है। मैं सिर्फ करेक्ट बताऊंगा इसमें। करेक्ट आंसर है बी, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। देखो अगर फिजिकल डेफिसिट में से वो घटा दिया जाए जो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग पे, जो उधार लिया गवर्नमेंट पे और जो ब्याज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट देती है, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया जाए फिजिकल डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। बस ये इक्वेशन आपको याद करनी है, आपने इकोनॉमी कंप्लीट की होगी, पता भी होगा। नेक्स्ट आपको बताना है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि बैड लोन्स भी बोलते हैं इन्हें, बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऐसा पैसा होता है जो किसी ने ले लिया ब्याज पे बैंक से और उसे वापस नहीं लौटा रहा है, वो वापस नहीं लौटा पाया, तो वो हो गया बैड लोन्स या एनपीए। तो ये जो भी लोन्स होता है, जो भी बैंक या फाइनेंस कंपनी देती है और इस पर इंटरेस्ट लेती है फिर, और मान लो अगर टाइम पे नहीं दिया जाए तो एनपीए हो जाता है। तो एनपीए बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक इन इंडिया, जो भी इंडिया में बैंक है, किस तरह से ये प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, ये बताना है। एनपीए के क्या प्रभाव होते हैं ये आखिर बताना आपको इस क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है जब भी एनपीए होगा तो बैंक क्या है, टेंड टू लोअर द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। जो भी बैंक के पास डिपॉजिट होता है, आप बैंक के पास पैसा जो जमा करते हो, उस पर क्या है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर को घटा देता है बैंक। नेक्स्ट है रिस्क वेटेड असेट ऐड हो जाती है, जो भी जोखिम भरी संपत्ति होती है बैंक की, वो बढ़ जाती है जब एनपीए हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है रिजल्ट्स इन लेसर इंटरेस्ट इनकम। देखो जो इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है बैंक के पास, वो कम हो जाती है। अब आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ दिया हो। इसका आंसर है डी, सारे के सारे करेक्ट है। क्योंकि देखो भाई साहब एनपीए बढ़ गया, एनपीए बढ़ गया यानी कि जो पैसा बैंक का था वापस नहीं आया, तो बैंक क्या करेगी, बैंक तो भाई साहब हड़बड़ा जाएगी। आपका पैसा किसी ने आपसे ले गया, आपने बड़ी मेहनत से 2 लाख रुपए कमाए, मान लो 4 साल में मेहनत की 2 लाख रुपए कमाए, और आपका दोस्त मांग के ले गया, आपका बहुत बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, वो मांग के ले गया, वो कहेगा मैं भाई साहब 1 महीने में दे दूंगा, और वो लौटाए ना, वो दोस्त ही गायब हो जाए, दिखे ना आपको। आप तो भाई साहब बिल्कुल खून पसीने की कमाई थी और आप लोग दोस्त ले गए आपका, मतलब आपकी मेहनत की कमाई आपका दोस्त यूज कर रहा है और फिर मिल भी नहीं रहा वापस लौटाने के लिए, समझ रहे हो, तो कितना आपको दर्द होगा। तो अब इस, जैसे मान लो बैंक का ले गया, ये दोस्त तो नहीं होता लेकिन ले गए कोई, और एनपीए बन गया, लौटा है नहीं पैसा, तो ये पैसा जब नहीं लौटा है तो बैंक कैसे भरपाई करती है कि जो डिपॉजिट होता है, जैसे आपने हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, जमा किया है अपने अकाउंट में, उस पर जो इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है बैंक पर ईयर, वो ब्याज की दर को कम कर देता है ताकि बैंक को कम ब्याज देना पड़े और बैंक को थोड़ा फायदा हो। और रिस्क वेटेड यानी कि जोखिम भरी संपत्ति तो ऐड हो ही जाती है क्योंकि भाई साहब एनपीए बन गया।
और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि एनपीए पे तो इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा ना, ब्याज आ ही नहीं रहा, तो इंटरेस्ट जो इनकम है वो कम हो जाती है। सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपको बताना क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, पहली स्टेटमेंट कह रही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया और गवर्नमेंट फिर मनी बोरो करेगी, उधार लेगी, और गवर्नमेंट जब उधार लेगी तो जो प्राइवेट स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए पैसा कम बच जाएगा मार्केट में उधार लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ले लिया। नेक्स्ट है ये इम्पैक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट ऑन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक वगैरह इंटरेस्ट रेट ब्याज वगैरह लगाते हैं, उनको भी इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट, मतलब अगर क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तो क्या है, इकोनॉमी के जो इनकम है वो कम हो जाएगी। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट, 1 2 2 3 1 3 ऑल ऑफ द अबव, डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे करेक्ट हैं। और क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट बोल रही है ना जो हमने अभी पढ़ी, वही होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा होता नहीं है खर्चा करने के लिए, मार्केट से पैसा ले लेती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करती है, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए पैसा बचता नहीं है, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट, मतलब भीड़ को भगा दिया, अलग कर दिया। जो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए पैसा लेना था, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए पैसा बचा ही नहीं, कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने सारा पैसा ले लिया, खर्च कर दिया। तो बाकी के दो भी सही हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ कोई आगे क्वेश्चन है नहीं तो लेक्चर समाप्त।